नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का दिन यानी कल 2 अक्टूबर है। मैंने सर को स्पेशली 2 अक्टूबर के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको देने के लिए मैंने सर को बुलाया है और सर से ही इसीलिए बात की है कि सर आपको गांधी युग के बारे में यानी गांधी जी के बारे में 2 अक्टूबर के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, सर बहुत अच्छे हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैंने सर को फ़ोन करके स्पेशली हिस्ट्री के दिन यानी गांधी युग के बारे में बताने के लिए आपको बुलाया है। और लीजिए, इनका नाम से वाकिफ़ होंगे, वैसे नाम तो हम ले नहीं सकते, सर बहुत उम्मीद हमसे भी बड़े हैं, तो उम्मीद लगाइए आप कि सर के नाम से नहीं, सर के कर्मों से आप इनको जानेंगे, हिस्ट्री एक्सपर्ट के नाम से ही जानेंगे। और प्रयास कीजिए, सर से पढ़िए गांधी युग के बारे में जो भी बताएंगे, और ये आपके पेपर में भी आपका महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सर से आप सुनिए, मिलते हैं सर से। गुड इवनिंग बेटा। आज इस टारगेट क्लासेज में आपका स्वागत है। और गांधी युग को जो आप देख रहे हैं बेटा, इस गांधी युग को हम शुरू करेंगे। आप तो गांधी युग को, गांधी जी को देखते ही आप पहचान गए होंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए और कई बार उनको काफ़ी पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, और उन सबको भूलते हुए फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता को हासिल किया। और उस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए उन्होंने काफ़ी पीड़ा को सहा बेटा। तो इस तरह से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन हमको भी उनसे सीख लेनी पड़ेगी कि अगर एक बार अगर हम परीक्षा देते हैं, नहीं सफल होते हैं, 2 बार देते हैं, नहीं सफल होते हैं, तो हमें बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें लगातार उस कमजोरी को पकड़ना चाहिए ताकि ये समझ में आ सके कि क्या कहते हैं कि हमें सफल होना है, चाहे 100 बार असफल हो, लेकिन हमें सफलता पानी है। हमें गांधी जी की तरह डट करके मुकाबला करना होगा, और जिस तरह से उन्होंने देश को आज़ाद कराया था उस तरह से हम इस स्वतंत्र भारत में कहीं ना कहीं से कामयाब हो करके और कहीं अच्छी जगह जॉब करेंगे, जो हमारा टारगेट है। और सबसे बड़ी चीज़, आप टारगेट रखते हैं तो टारगेट क्लासेज है, तो इस टारगेट क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज हम गांधी युग को देखेंगे। गांधी युग जो चल रहा है बेटा, आप देख रहे हैं, लिखा है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था बेटा। गांधी जी का जन्म अर्थात कल के दिन, कल 2 अक्टूबर आने वाला है, तो कल के ही दिन गांधी जी का जन्म 1869 गुजरात पोरबंदर में हुआ था। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक बहुत धार्मिक महिला थी। और कहा जाता है कि इनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी, जो पेशे से वकील थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और उन्हीं अपने पिता के प्रभाव में आकर के इनको ललक लग गई कि हम भी वकालत करेंगे। और भारत में जो गरीबी और जो भारत में अंग्रेजों की इतनी कठोर दमन चक्र नीतियां बनी हैं, गलत कानून बने हैं, इनकी जड़ों को हमें समूल रूप से नष्ट करना है। और समूल रूप से जब इसको हम नष्ट कर देंगे, तो उसी लिए बेटा कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी, जो कि इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से कहा जाता है बेटा 1882 ईस्वी में हो जाता है। 1882 में इनका विवाह हो जाता है। और उसके बाद में ये 1883 ईस्वी में आप देख रहे हैं लंदन चले जाते हैं वकालत पढ़ने के लिए। कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं वकालत पढ़ने। और वकालत पढ़ने के बाद में जब वो भारत लौटते हैं बेटा, तो कहा जा सकता है अपने परिवार के साथ समय गुजारते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र हुए थे, आप जैसे सीरियल से देख रहे हैं, देवदास, रामदास, हरिलाल, मणिलाल, इनके ये 4 पुत्र थे। 4 पुत्र गांधी जी के जो थे, और कहा जा सकता है गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो गुजरात के बहुत बड़े व्यवसायी थे। गांधी जी उन्हें अपने इन 4 पुत्रों से बढ़कर माना था, जिनका नाम जमनालाल बजाज है। जमनालाल बजाज और गांधी जी ने काफ़ी अथक प्रयास किया भारत में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा करने से कि जिससे भारत की गरीबी, भारत के जो शाम को जो कहा जा सकता है कि ऐसी ऐसी जगहें थी, ऐसे लोग थे बेटा, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था।
तो गांधी जी उस कमी को दूर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने क्या कहते हैं लोगों को प्रेरित किया। अब हम देखते हैं बेटा, जब वकालत करके आ जाते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, कहानी आएगी 1893 ईस्वी की बेटा। 1893 ईस्वी की बात आएगी और ये कहा जा सकता है 1893 में ये कहाँ जाएंगे, आपको याद होना चाहिए, ये दक्षिण अफ्रीका जाएंगे बेटा। कहाँ जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे किसके बुलाने पर जाएंगे? किसके बुलाने पर जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, बुलाने पर ये जाएंगे। किसके बुलाने पर? दादा अब्दुल्ला। किसके बुलाने पर बेटा? दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर ये जाएंगे। दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर जाएंगे। यहां पर आप सोच रहे होंगे दादा अब्दुल्ला इनको बुलाए क्यों? दादा अब्दुल्ला इनको इसलिए बुलाए थे बेटा क्योंकि वहां पर जो नस्ल रंग भेद का चल रहा था मामला, अर्थात जो अंग्रेज थे वो काले और गोरे, मतलब नस्ल, काले और गोरे में भेदभाव रखना ही नस्ल भेदभाव कहलाता है। तो उस नस्ल भेदभाव को खत्म करने के लिए दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को बुला लिया दक्षिण अफ्रीका और ये पहुंच गए दक्षिण अफ्रीका बेटा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जब ये पहुंचे तो कहा जा सकता है बेटा इनको डरबन से, ध्यान दीजिएगा, डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, इनको डरबन से इनको कहां जाना था? रेलवे लाइन से डरबन से इनको जाना था प्रिटोरियस इनको जाना था, रेलवे स्टेशन प्रिटोरियस जाना था। लेकिन बीच में ही एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम था मेरिट्सबर्ग। एक स्टेशन पड़ता है बीच में, मेरिट्सबर्ग। जब बेटा ध्यान दीजिएगा, डरबन से जब ये ट्रेन लेते हैं और जब इनकी ट्रेन चलती है तो रास्ते में, तो डरबन से प्रिटोरियस इनको जाना था, डरबन से प्रिटोरियस जाना था। प्रिटोरियस के लिए जब ये रवाना हुए तो इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और जब फर्स्ट क्लास का टिकट लिया तो फर्स्ट बोगी में बैठने के बाद इनकी मुलाकात कुछ अंग्रेज़ों से हुई। अंग्रेज़ों की नज़र जब गांधी जी पर पड़ी तो अंग्रेज़ों ने इनको थर्ड बोगी में जाने के लिए आदेश दिया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरे पास फर्स्ट बोगी का टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है, टिकट पे तो नहीं लिखा है कि इस पे आप फर्स्ट क्लास का टिकट लेंगे और आपको थर्ड में बैठना पड़ेगा। तो गांधी जी मना कर देते हैं, हम नहीं जाएंगे। बड़ी जद्दोजहद के बाद में गाड़ी जो है मेरिट्सबर्ग पहुंचती है। मेरिट्सबर्ग में जो स्टेशन मास्टर होता है उसको बुलाया जाता है और स्टेशन मास्टर जो था गांधी जी को बार बार समझाने के बाद भी जब गांधी जी नहीं मानते हैं तो उनके सामान और उनको उस ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है, सामान को फेंक दिया जाता है। गांधी जी इस घटना से बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से ये हाल यहाँ है तो जो भारतीय यहाँ हैं, जो यहाँ पर ऐसा नस्ल रंग भेद चल रहा है, तो आने वाले समय में इस दर्द को आने वाली पीढ़ी कैसे झेलेगी। तो उसी दर्द को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने ये अपने मन में निश्चय कर लिया कि हमें नस्ल के भेद को ख़त्म करना है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि उन्होंने 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला आते हैं और उनको अपने घर ले जाते हैं। और फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद में बेटा अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका वो पहुंच चुके हैं। सारी कहानी आप जान चुके हैं कि किस तरह से डरबन जब वो जा रहे थे प्रिटोरियस के लिए तो बीच में ही उनको क्या कहते हैं मेरिट्सबर्ग में ही ट्रेन से उतार दिया गया, जिससे उनको समझ में आ गया कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से नस्ल रंग भेद का खेल चल रहा है। उसी खेल को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने कहा जाता है कि उन्होंने अब दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बेटा कहा जा सकता है 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। कहा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। जो फिनिक्स आश्रम था जिसका उद्देश्य था ओनली वन ऐसे लोगों को जोड़ना जो इस नस्ल रंग भेद का विरोध कर रहे हो, और उनको इस फिनिक्स आश्रम से जोड़ करके और दक्षिण अफ्रीका से इसको खत्म किया जा सके। उसके बाद में कहा जाता है बेटा गांधी जी जाते हैं आगे
चलते रहते हैं। उसके बाद गांधी जी ने 1906 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में बेटा। उसके बाद में उन्होंने 1909 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, जो गांधी जी थे 1909 ईस्वी में उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, आपको बेटा ये कमेंट में लिख करके बताना है कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो 1909 ईस्वी है उस पुस्तक का क्या नाम है। इसको आप कमेंट में करके लिख के हमें बताएंगे। और क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि आप लोगों ने कमेंट में 1909 में गांधी जी ने जिस पुस्तक की स्थापना की थी, जिस पुस्तक को लिखा था, उस पुस्तक का क्या नाम है। ये कहानी होती है बेटा दक्षिण अफ्रीका से। अब गांधी जी को लौटाया जाएगा कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में वो भारत आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं बेटा? भारत आ जाते हैं, जिसके चलते कहा जा सकता है, इसीलिए हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसको याद रखिएगा बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। इसका उद्देश्य है बेटा कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो भारत छोड़ करके विदेश चले गए हैं, वो एक दिन भारत आएंगे, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और बेटा कहा जाता है कि इसी 1915 में ही गांधी जी ने गुजरात में, ध्यान दीजिएगा, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी बेटा। साबरमती, इमला में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आप पकड़िएगा। हम बोल रहे हैं क्योंकि जल्दी लिखना होता है बेटा, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी बेटा। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1915 ईस्वी में की थी बेटा। गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम जो था, इसको बनाने के लिए पैसा किसने दिया था बेटा? पैसा किसने दिया था? तो आपको याद होगा, अम्बालाल साराबाई ने पैसा दिया था बेटा। किसने पैसा दिया था? अम्बालाल साराबाई ने गांधी जी को साबरमती आश्रम बनाने के लिए पैसा दिया था। साबरमती आश्रम के बारे में आप जानते ही हैं बेटा कि साबरमती आश्रम जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है और कहा जाता है ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, जिसके चलते कहा जा सकता है 1915 ईस्वी में ही बेटा, 1915 ईस्वी में ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी बनते हैं। राजनीतिक गुरु बनते हैं। कौन बनते हैं? आपको याद होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है बेटा गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। और गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि यदि आप जो है, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और कहा, गुरु जी मुझे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, मुझे कुछ ना कुछ भारत के लिए करना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप निश्चिंत ही विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन विजय के प्राप्त करने के लिए आपको पहले किसी बहुत अच्छे बड़े क्रांतिकारियों की बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा। उस बुक को पढ़ करके आप जो है उनकी बातों को लागू करके ही जब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको सफलता मिलेगी। तो याद रखिएगा बेटा, गांधी जी ने क्या कहते हैं, एक बुक पढ़ी थी रस्किन की। किसकी बुक पढ़ी थी? रस्किन की बुक पढ़ी थी। उसमें उन्होंने सीखा था भूख हड़ताल। और दूसरी उन्होंने पढ़ा था टॉल्स्टॉय की बुक को।
टॉय की बुक को पढ़ा था बेटा, टॉल्स टॉय की बुक को उन्होंने पढ़ा था और इसमें उन्होंने सीखा था आंदोलन। क्या सीखा था? आंदोलन सीखा था बेटा। और ये जो आंदोलन था, इस चीज को आप देखिएगा कि भूख हड़ताल पर अगर आप बैठ जाते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा कि गांधी जी की भूख हड़ताल से अंग्रेजों की जड़ें हिल चुकी थी और आंदोलन टॉल्स्टॉय ने कह दिया था, जो कि एक रूसी विचारक है, इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया था, अगर जब जब आंदोलन उग्र होगा तब तब इस आंदोलन को नष्ट कर दिया जाएगा, आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए गांधी जी समझ गए थे कि मुझे भारत में क्या कहते हैं, उग्रता से नहीं, उदंडता से नहीं, बल्कि विनम्रता से, अहिंसा से और कानून के अंदर रह करके हमें आज़ादी को ग्रहण करना है। क्योंकि वो जानते थे कि हम लोगों की संख्या कम है, अंग्रेजों का कानून, अंग्रेजों की व्यवस्था, जिसमें हम लोगों को क्या कहते हैं, आंदोलन और भूख हड़ताल करके हमें आज़ादी को ग्रहण करना है। और इस आज़ादी को ग्रहण करने के लिए बेटा कहा जाता है, उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। अब अगर आप देखते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से ये सब काम करते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल रंग भेद को ख़त्म किया था और फिर उनको क्या कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बोल देते हैं कि आपको जो है 1 साल एकदम सुरक्षित रहना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बार कहा जा सकता है 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार जो है बेटा, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि भारत में ही एक बिहार राज्य पड़ता है, बिहार में एक जिला है जिसका नाम चंपारण है। चंपारण से एक किसान था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। 1916 में ही लखनऊ में बिहार से, ध्यान दीजिएगा बेटा, बिहार से एक किसान आता है, बिहार से कौन आएगा? किसान आएगा। जिला क्या होगा? आपका जिला होगा चंपारण। क्या होगा? चंपारण होगा। और वो कहाँ आएगा? लखनऊ आएगा। और कहा जा सकता है इस किसान का क्या नाम था बेटा? किसान का नाम था, अगर आप देखेंगे तो जो किसान आया राजकुमार शुक्ल कहाँ आया बेटा? बिहार आया। बिहार चंपारण जिला से चल करके कहाँ आ गया? लखनऊ आ गया। लखनऊ पहुँचने के बाद में वो किससे मिला? लखनऊ में वो मिल गया बेटा। मिला किससे? याद रखिएगा, मिला किससे? गांधी जी से मिला। और गांधी जी को नील की खेती करने के लिए जो अंग्रेज उनको बाध्य कर रहे थे, उस पद्धति को बताया जिस तरह से कहा जा सकता अंग्रेजों ने ये साफ साफ चंपारण जिला में लागू कर दिया था। चंपारण जिला में क्या लागू कर दिया था अंग्रेजों ने कि भैया जिसके पास क्या कहते हैं 20 कट्ठा खेत होगा, जिसके पास 20 टुकड़ा खेत होगा, उसे 3 टुकड़े पर क्या करना होगा? नील की खेती। मतलब जिसके पास 20 टुकड़ा खेत होगा उसे 3 टुकड़े पर क्या करना होगा? नील की खेती करनी होगी। और नील की जो खेती थी बेटा, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि एक बार जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती है वो जमीन बंजर हो जाती है, दोबारा उस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर बार किसानों का 3 कट्ठा खेत जो था वो बेकार हो रहा था। इसीलिए 3/20 भाग जो है, इसीलिए हम लोग इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं इस पद्धति को। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने तो गांधी जी को बता दिया था कि बेटा आपको 1 साल एकदम शांत मन से रहना है, कि ताकि आपको अंग्रेजों को शक ना हो कि कहीं आप ऐसा
स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। तो इसीलिए गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को कहा, भैया आप जो है सीधे चले जाइए चंपारण, 1 साल बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुझे 1 साल स्टूडेंट लाइफ में गुजारना है। इस आश्वासन को मेरे गुरु ने साफ साफ बता दिया है। ये चला जाता है चंपारण। अब आप अगर 1916 देख रहे हैं तो 1 साल बाद 1917 आएगा ही। तो 1917 में बेटा गांधी जी बिहार चंपारण पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? चंपारण पहुंच जाते हैं। 1917 चंपारण पहुंच जाते हैं किसानों की नील की खेती का विरोध करने के लिए। और कहा जाता है कि उस नील की खेती का विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या कहते हैं, किसानों को अपने साथ जोड़ा और चंपारण में उन्होंने ऐसा विरोध किया कि अंग्रेजों को झुकना पड़ गया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, नील की खेती करने के लिए किसान बाध्य नहीं रहेगा। अब वो नील की खेती करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। और 25%, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, 25% जो है लगान भी माफ कर दिया गया था। क्या माफ कर दिया गया था? लगान भी माफ कर दिया गया था, 25%। आगे कहानी देखेंगे, आता है 1918। आप देखते हैं गांधी जी इस आंदोलन को जीतने के बाद में चले आते हैं गुजरात, और गुजरात के अहमदाबाद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम था खेड़ा। आपको याद होगा खेड़ा, जो कि गांधी जी के इस खेड़ा पर कहा जाता है फसल बर्बाद हो गई थी। बरसात इतनी ज़्यादा हो गई कि फसल बर्बाद हो गई, जिसके चलते कहा जाता है कि गांधी जी ने किसानों से कहा जाता है कि जब किसान ने गांधी जी से प्रस्ताव रखा, हम अंग्रेज के पास गए और उनसे कहा कि हम कर नहीं दे सकते, हमारी फसल बर्बाद हो गई है। अंग्रेजों ने उन्हें निराश लौटाया और कहा हम लगान माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी ने पहली बार यही खेड़ा में उन्होंने भूख हड़ताल का सहारा लिया था। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं बीपीएससी या का मतलब पीसीएस लेवल पर पूछ सकता है कि गांधी जी ने भूख हड़ताल पहली बार किस आंदोलन में की थी। तो आप देख सकते हैं बेटा, भूख हड़ताल उन्होंने खेड़ा में की थी। भूख हड़ताल उन्होंने क्या कहते हैं खेड़ा में की, और इस भूख हड़ताल से अंग्रेज भयभीत हो गया और उसने क्या कहते हैं किसानों की लगान को माफ कर दिया। और जब माफ कर दिया तो गांधी जी का ये मिशन कामयाब हुआ। अब गांधी जी 1918 में खेड़ा को फतह कर चुके हैं। अब आप देखेंगे 1918 में ही बेटा आपका आता है क्या, अहमदाबाद के मिल मजदूर, अहमदाबाद के मिल मजदूर, इनका क्या कहना था बेटा, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का। इस कहानी को समझ लीजिए, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे बेटा, इनको फंड बोनस नहीं मिल रहा था मेरे भैया। फंड बोनस जब नहीं मिल रहा था, उसी का ये विरोध कर रहे थे। एक बार आपको याद होगा बेटा कि 1918 ईस्वी की कहानी है, जब प्ले रोग आ गया था, जिसमें लोग फैक्ट्री घर से निकलना छोड़ दिए थे। अभी अभी आप हाल में देखेंगे 2020 में कोरोना आ गया था, लोग घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा था, लोग डरते थे। उसी तरह से इस 20 दरमियान भी बेटा प्ले रोग आ गया, जिसके चलते लोग घरों से निकलना छोड़ दिए, और इसी प्लेग रोग को हम काली मौत भी कहते हैं। तो जो मिल मजदूर थे, जो उद्योगपति थे, उन लोगों ने सोचा कि इस तरह से तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन लोगों ने क्या किया, फंड को बढ़ा दिया कि अगर आप आते हैं काम करते हैं तो आपको फंड बढ़ करके 75% आपका फंड बढ़ा दिया जा रहा है। लोग अपनी जीविका को पालने के लिए, जीविका का पालन करने के लिए क्या कहते हैं, काम करने के लिए जब वो आगे निकलते हैं, तो बेटा कहा जा सकता है जब ये प्लेग रोग धीरे धीरे समापन पर होता है, तो ये अहमदाबाद के मिल मजदूर जो थे उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है और कहा जाता है फंड बंद कर दिया जाता है। इसीलिए इसी फंड को चालू करना फिर बंद करना, मतलब जब बुरे दिन थे तो आपने फंड दिया, अब जब अच्छे दिन आ गए तो आपने फंड बंद कर दिया। तो इसी फंड को पाने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और धरना प्रदर्शन में गांधी जी ने उनका बखूबी साथ दिया। लोग जो है बेटा क्या कहते हैं फैक्ट्री से निकल आए, चलती मशीन को छोड़ दिया, जगह जगह पर क्या कहते हैं मशीनें
फैक्ट्रियों से आदमी निकलना शुरू हो गए, गांधी जी के साथ आकर मिल गए। इस तरह से देख करके क्या कहते हैं, जो उद्योगपति थे उनको डर लगने लगा, अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो पता चलेगा कि हमारा बड़ा लॉस होगा, नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको फंड देने के लिए तैयार हूं, आप आइए, काम करिए। और कहा जाता है कि 1918 का ये अहमदाबाद भी आंदोलन गांधी जी का सक्सेसफुल होता है। बेटा, अहमदाबाद के बाद में आप देखेंगे आएगा भारत में रौलट एक्ट। रौलट एक्ट आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, उसी रौलट एक्ट के विरोध में, जिसे काला कानून कहा जाता है, और रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी फरवरी 1919 में राष्ट्रीय सभा का आयोजन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और कहा जाता है इस राष्ट्रीय सभा का आयोजन करने के बाद में आपके कई जलियांवाला हत्याकांड आएगा, असहयोग आएगा, उसके बाद में चौरी चौरा कांड आएगा, काकोरी कांड आएगा, फिर उसके बाद में साइमन कमीशन का गठन होगा, साइमन कमीशन आएगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, गांधी इरविन समझौता होगा, गांधी अंबेडकर समझौता होगा, और उसके बाद में 1934 में एक बार फिर क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, फिर 40 में व्यक्तिगत आंदोलन चलेगा, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। इस कहानी को कंटिन्यू हम रखेंगे, लेकिन आज यहीं तक बेटा हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को याद कर लिया है। फरवरी 1919 तक गांधी जी ने राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया है। किसके लिए किया है बेटा? किया है रौलट एक्ट कानून के विरोध में। फरवरी 1919 में गांधी जी ने राष्ट्रीय सभा का आयोजन कर दिया है। इसी के नेक्स्ट में कल हम फिर आपसे मिलेंगे। कल प्रयास करेंगे कि आपका गांधी युग बेटा समाप्त हो। आपको लाख लाख धन्यवाद। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि गांधी जी ने 1909 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी। हमें इंतजार रहेगा कल इसी समय तक। धन्यवाद।